हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाले यूनिट से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की क्वांटिटी को मैंने बढ़ाने का प्रयास किया है क्योंकि एग्जाम आपका क्लोज आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो किसी विद्यार्थी ने पूछा मुझसे कि सर ये कैप्सूल क्यों आपने यहाँ पर लिख रखा है और कैप्सूल का यहाँ पर ये इमेज क्यों लगा रखा है। तो कैप्सूल का मतलब कि ये कम समय की वीडियो है, यानी कि आपके पास पर्याप्त समय रहता है तो आप सिलेबस को कवर करते हैं, अच्छे से टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपके पास समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, तो उस स्थिति में आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करते हुए चल सकते हैं ताकि यहाँ से जो प्रश्न बने आप उनको आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट की तरह होने वाला है। सभी प्रश्नों को मैं अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा और आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और संप्रेषण और कम्युनिकेशन वाले यूनिट से ये हमारा पार्ट 4 होगा। मैंने 3 पार्ट आपको जिसमें 10-10 प्रश्न थे उसको आपको कराया है, लेकिन आज के इस वीडियो में ये पार्ट 4 है। सॉरी, मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद से मैं आपको आईसीटी वाले यूनिट से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए फिलहाल में इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने का आप सभी प्रयास करिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी विशेषता दी गई है सूची 2 में। तो बेसिकली संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार को उनकी विशेषताओं के साथ आपको मैच करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी राइट आंसर जरूर बताएं। वीडियो को पॉज करें, वीडियो कंटिन्यूअस चलेगी और मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में इस वीडियो को पूरा किया जाए ताकि आपका समय बच सके और भी आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सको। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है गैर श्रोता। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। इसकी विशेषता होती है कि अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में ये लिप्त होता है। जो गैर श्रोता होता है यानी कि जो अपेक्षित जानकारी उसको मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो अन्य जानकारियों में भी लिप्त होता है, गैर श्रोता। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से जो आपका यहाँ पर मैच करेगा वो है सीमांत श्रोता दिया गया है। तो ये किसके साथ मैच करेगा? ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच करेगा। संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। जो सीमांत श्रोता होता है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि सीमित है वो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं वो सुनने का प्रयास कर रहा है, सीमित है। संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही वो ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि वो रेगुलर कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को सुनता है। तो आई होप कि मिला लिया आपने इसको। फिर सी दिया गया है यहाँ पर मूल्यांकन श्रोता। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भित का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है, ये मूल्यांकन श्रोता आपका होता है। इसके साथ ही साथ लास्ट में सक्रिय श्रोता दिया गया है। तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। तो ये एक सक्रिय श्रोता होता है, यानी कि जो सूचना मिल रही है, जो उसको जानकारी मिल रही है, क्या वो प्रासंगिक है, क्या वो सही है, उसे परखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि आपने ऐसे मैच कर लिया। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा। निश्चित रूप से आपको इन वीडियो से आपके एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। यांत्रिक होता है, समाव्ययी होता है और असंरचित होता है या संरचित होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वीडियो को जब आप पॉज करेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए।
तो क्योंकि वीडियो कंटिन्यूस चलती रहती है, लाइव तो है नहीं कि मैं 5 सेकंड 10 सेकंड वेट कर रहा हूं और आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस चल रही है, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा मेरी तरफ से। लेकिन आप पॉज करिए क्वेश्चन को जैसे ही मैं पढ़ता हूं और अपना राइट आंसर जरूर दें। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, असंरचित। जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो मुख्यतः असंरचित होता है, ये आपको याद रखना है। अवाचिक का मतलब जिसमें जो वॉइस इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, कोड में या इशारों में सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए जैसे कि परीक्षा में दिए जाते हैं। तो इन कथनों में से कुछ ऐसे कथन होंगे जो प्रश्न की प्रासंगिकता या इसके हिसाब से सही होंगे, उन कथनों का आपको चुनाव करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से ही अपना सही आंसर आपको बताने का प्रयास करना है। तो सही आंसर आप सभी जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एक तो आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा, उसे संगठित रहना चाहिए। उसके बाद से उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। यहाँ पर टाइप में मिस्टेक, कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को जो है किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, उसे संगठित रहना चाहिए। ये आपको याद, संगठित का मतलब पूरी तरीके से संगठित होना, और उसके माध्यम से जो है सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देना चाहिए। ये जो है एक अच्छे संप्रेषण का जो कर्ता होता है उसको इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी ने इसको फाइंड कर लिया। उसके बाद से नीचे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा इन कूट में से, इन विकल्पों में से, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहला, चौथा और पांचवा इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए, ये इन सभी में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, लेकिन कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए किसको आप अपना सकते हैं उसका चुनाव करके नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा इसमें तो एक पहला आपका हो जाएगा मूर्तता, जिसमें मूर्त रूप से चीज़ें दिखाई देती हैं, और उसके बाद से जो है आपका इसमें दूसरा हो जाएगा शिष्टाचार, और उसके बाद से आपका पांचवा हो जाएगा इसमें काल्पनिकता। तो ये तीनों जो है आपका तत्व जो है होना आवश्यक है कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए। अगर अच्छा संप्रेषण आप अपनाना चाहते हैं क्लासरूम में तो ये तीनों चीज़ों की या 3 जो तत्व दिए गए हैं इसमें उसको आपको अपनाना होगा, मूर्तता, शिष्टाचार और काल्पनिकता। आई होप कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आप सभी सही आंसर बताते हुए कमेंट बॉक्स में चल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। अब देखिए थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाकर चलूंगा, मुझे लग रहा है कि समय ज़्यादा ना लगे, तो कम समय में ये सारे प्रश्न कवर हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा। तो आप कोऑपरेट करिएगा, और लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट है तो भी आपको यूट्यूब की तरफ से ऑप्शन मिलता है कि आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और फास्ट करके भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तदानुभूतिक एवं प्रायोजनवादी कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय इन सभी विकल्पों में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो तदानुभूतिक एवं प्रायोजनवादी उपागमों को। देखिए तदानुभूति के बारे में मैंने बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा इसका मतलब या अर्थ क्या होता है, क्योंकि शब्दों का अर्थ भी समझना बड़ा जरूरी है। तभी अगर एग्जाम में कोई शब्द हिंदी के कॉम्प्लिकेटेड आए तो उसका मतलब पहले से पता हो, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कर पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं, दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, बेसिकली इसके संदर्भ में कुछ विकल्प हैं और नीचे कूट बनाया गया है यहाँ पर, और इन 4 में से ही आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका
पहला यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि का उतार चढ़ाव, फिर उसके बाद से यहाँ पर चौथा हो जाएगा विरामों का उपयोग करना, और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर पांचवा हो जाएगा वाणी दर और प्रबलता। इन सभी विकल्पों में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? तो ध्वनि का जो है उतार चढ़ाव जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ विरामों का उपयोग और वाणी दर और प्रबलता, ये सभी जो है संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं। इसलिए हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1, 4, 5 जो है ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आपने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर है शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। तो कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा? महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये जो कार्यक्रम या समूह का गठन एक शिक्षक के द्वारा छात्रों का बनाया गया है और वो निर्णय करता है कि आपस में परिचर्चा इस तरीके से करेंगे, तो बेसिकली ये जो है किस प्रकार के संप्रेषण का प्रतिमान है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रियान्वित परक प्रतिमान का जो है ये उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो कि लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये आपको बताना है। कुछ यहाँ पर प्रभावी आग्रही संप्रेषण के बारे में विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है अपना राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैं संदेश वाला। प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो कि लिखित या वाचिक रूप से हो के लिए प्रभावी निर्धारक इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा? तो मैं संदेश वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्रों के बीच उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। क्वेश्चन में आपसे अनुक्रम जो है पूछा जा रहा है बेसिकली किसके संदर्भ में? शिक्षक और छात्रों के बीच में जो उदग्र संप्रेषण का प्रतिमान होता है उसके संदर्भ में कौन सा अनुक्रम इन चारों विकल्पों में से सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कूट संकेत, संकेतन, संकेत, संदेश और चैनल। चैनल का मतलब माध्यम, किसके द्वारा संदेश जो आगे बढ़ रहा है। तो ये जो क्रम है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता या करती है, छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण होगा? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उदग्र संप्रेषण प्रतिमान का जो है ये उदाहरण है। एक विश्वविद्यालय में शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है। वो जो है कोई शिक्षिका या शिक्षक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आगे पूछा गया था कि छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो उदग्र संप्रेषण का ये आपका उदाहरण होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है। इसमें सूची 1 ये होगा आपका, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, एक यहाँ पर कम होगा। तो सूची 1 में दिया गया है यहाँ पर
इंद्रिय संवेदी प्रकारता, और सूची 2 में दिया गया है दृष्टांत परक संभाषण। तो यहाँ पर इंद्रिय संवेदी प्रकारता को दृष्टांत परक संभाषण के साथ हमें मिलाने का प्रयास करना है। तो आप इसे जरूर मैच करें और उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया दृश्य प्रकारता, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। यह मुझे सही लगता है, ये दृश्य प्रकारता का जो है यहाँ पर दृष्टांत परक संभाषण होगा। इसके साथ ही साथ बी दिया गया है श्रवण प्रकारता, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका 5वें के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। मुझे सुनने में यह ठीक लगता है, तो ये आपका इसके साथ मैच होगा। और सी जो दिया गया स्पर्श प्रकारता, ये किसके साथ मैच होगा? ये आपका दूसरे के साथ मैच होगा। मैं समस्या पर अपनी उंगली नहीं रख सकता। और इसके साथ साथ घ्राण प्रकारता जो दिया गया है, ये किसके साथ मैच होगा? तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच होगा। कुछ संडार्ड है यहाँ पर। फिर लास्ट में जो दिया गया है रस प्रकारता, वो जो है आपका पहले के साथ मैच होगा। इससे मेरे मुंह में बुरा स्वाद आता है। तो ये इंद्रिय संवेदी प्रकारता है अलग अलग प्रकार के, और इससे क्या जो है अनुभव या फेल किया जाता है, जैसे कि दृष्टांत परक संभाषण जो है दूसरे तरफ दिया गया। तो हमने इसको मैच किया, और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इजी, सब मिक्सअप क्वेश्चन है। इजी भी है, मॉडरेट डिफिकल्ट कह लीजिए, और डिफिकल्ट लेवल, हर लेवल का प्रश्न मैंने इसमें लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का एक सशक्त सूचक है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रश्न में यही आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का एक सशक्त सूचक कौन सा है, कि मतलब क्लासरूम में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो उचित नहीं है, तो वो सशक्त सूचक इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी जो है कुसंप्रेषण का एक सशक्त सूचक है इन चारों विकल्पों में से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परावर्तित किया जाता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान, किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परावर्तित किया जाता है? तो संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान। उदग्र का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर उठा हुआ, उभरा हुआ, ऊंचा या उन्नत, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो हिंदी के वर्ड हैं इनके अर्थ को भी खुद से भी फाइंड करने का प्रयास करिएगा। मैं भी कुछ बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ ताकि ये शब्द दोबारा से अगर आपके सामने आए तो आप उनको क्लियरली समझ पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? तो ये तो आई होप कि आप राइट आंसर इजीली बता पाएं। ये जो है संकेतक का काम करते हैं, यानी जो कुछ भी हमारे मुंह के द्वारा शब्द निकलते हैं वो एक तरीके से संकेतक का काम करते हैं। उसका मतलब सबको पता होता है, जैसे कि खाना खा लो तो वो भी कुछ उसका मतलब जानता है सामने वाला व्यक्ति, तभी उसका वो अर्थ निकाल पाता है। नहीं पता होता है तो वो नहीं समझ पाता। जैसे कि हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको भी पता है, तो उसका मतलब आप समझ जाते हैं। अगर कोई चाइनीज़ में बात करता, कोरियन में या किसी और भाषा में, तब आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत होती। तो बेसिकली मौखिक संप्रेषण में शब्द इन सभी विकल्पों में से संकेतक का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है इन चारों में से? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय के रूप में जो है इसे वर्णित किया जाता है आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसत्ता कर सकते हैं? आत्मसत्ता का मतलब जब क्लासरूम में प्रभावी संप्रेषण हो रहा है तो छात्र क्या उसमें सीख या आत्मसत्ता अपने अंदर कर सकते हैं? तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प हैं और कूट नीचे दिया गया है, इसी में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली छात्र जो है ज्ञान को आत्मसत्ता करता है,
इसके साथ ही साथ जो है विषय वस्तु के बारे में वो जानता है, फिर अभिव्यक्ति को भी वो आत्मसत्ता करता है और इसके साथ साथ भाषा प्रवीणता को भी वो आत्मसत्ता करता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए क्लासरूम में अगर कोई प्रभावी संप्रेषण हो रहा है तो उसमें ज्ञान को तो आत्मसत्ता करता है, ज्ञान को अपने अंदर वो डालता है, विषय वस्तु के बारे में भी वो जानता है तो उसको भी, अभिव्यक्ति के बारे में भी, और इसके साथ साथ भाषा प्रवीणता। तो ये चारों आपके राइट यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कुछ कथन सही होंगे, कुछ गलत हैं, लेकिन हमें सही कथन को चुनना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करें और अपना राइट आंसर जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार में सबसे पहले जो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक तो आपका तीसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, एक तो है। इसके बाद से चौथा एक हो जाएगा मूल्यांकन चुनौतियाँ, और इसके साथ ही साथ व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ, और 6 नंबर पे आपका यहाँ पर हो जाएगा शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। तो संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार में ये चारों आपके शामिल होते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नंबर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण का आधार है, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लेकिन आप भी राइट आंसर जरूर बताएं। ध्यान विचलन, कक्षागत संप्रेषण का आधार जो है आपका ध्यान विचलन होता है, ये आपको याद रखना। आइए अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार हमें अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है, क्या बनाती है ये आपको याद रखना है। वृत्तीय बनाती है एक तो, फिर उसके बाद से पूर्ण बनाती है और उसके बाद से अंतःक्रियात्मक बनाती है। तो प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को जो है वृत्तीय, पूर्ण और अंतःक्रियात्मक बनाती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। क्या टेलीफोन शामिल होता है, ईमेल या ग्राफिक्स या स्क्रिप्टिंग दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है ग्राफिक्स। आप देखते हैं चार्ट पेपर, रंगीन जो है डायग्राम, इस तरीके से मॉडल्स, इस तरीके से चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ग्राफिक्स एक प्रकार का होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को या तथ्यों को समझाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतः वैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार क्या है, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर कथन है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार हमें राइट आंसर बताने का प्रयास करना होगा। देखिए यहाँ पर कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतः वैयक्तिक शक्ति के जो प्राथमिक आधार है उसमें एक है अवपीड़क शक्ति, उसके बाद से पुरस्कार शक्ति है, फिर उसके बाद से तीसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रबोधदूत शक्ति है, और इसके बाद से आपका चौथा हो जाएगा वैध शक्ति। तो ये जो है कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में या उसके संबंध में जो है अंतः वैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार हैं, और जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। तर्क दिया गया है कि यह उस समय होता है जब विद्यार्थी के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। अब नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करना है इन चारों में से। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। कथन और यहाँ पर तर्क जो दिए गए दोनों सही है। कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन किस कारण से होता है यहाँ पर तर्क में बताया कि यह उस समय होता है जब विद्यार्थी के साथ बातचीत सतही स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर होती है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अभिकथन तर्क जो है आपका सही है, लेकिन तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास आधार क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चयनात्मक ध्यान। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच जो विभेदन होता है, विभेदन के विकास का आधार होता है, वो चयनात्मक ध्यान होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेषण से अधिक होता है। तो इसका यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, इसमें से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। क्या 1/3 होता है, 2/3 होता है, या 1/6 या 2/7 का होता है। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जैसे भी आपको बताना है आप रिसर्च करिए या किताबों को खंगालिए, उसको पढ़िए, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जरूर बताइए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं पता होगा तो मैं राइट आंसर आप सभी को बताऊंगा, लेकिन आप खुद से भी प्रयास करिएगा। अभी जो वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलेगी उन सभी वीडियो में मैं लास्ट क्वेश्चन रखूंगा जिसको आंसर आपको करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, और उसका राइट आंसर मैं नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको बता दूंगा। लेकिन आप प्रयास जरूर करिएगा। एक ही प्रश्न मैं दे रहा हूं, इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं भरोसा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी राइट आंसर बताएंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। पहले मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ था, बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम क्लोज आ चुका है, बीच बीच में एक आध दिन गैप भी हो जाता था कई सारी प्रॉब्लम या कारण की वजह से। उसको नहीं करने का मैं प्रयास करूंगा, कम करने का। रेगुलर बेस पे वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा था, ये आप सभी ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, नहीं समझ में आता, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पे, किसी अन्य यूनिट से जो है आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। वो सारा कुछ आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर कंटेंट या क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा, तभी मुझे पता चल पाएगा। इसके साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को उसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की आवश्यकता है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास साधन कम है, तो उनको जरूर आप शेयर करें ताकि उनकी भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एग्जाम रिलेटेड भी जो अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन आपको ऑथेंटिक वे में मैं इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता हूं, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इससे हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,